नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिटेड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला अनुवाद के अंतर्गत जहां हम हिंदी अनुवाद से आप सभी को परिचय करवा रहे हैं, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भूमंडलीकरण और अनुवाद। वहीं दूसरी ओर अपने दूसरे सेशन में हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, भाषा प्रौद्योगिकी और अनुवाद पर। और एक बार फिर से हमारे साथ इस विषय पर व्याख्या देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी। डॉक्टर हरीश कुमार सेठी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग इग्नू में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और भूमंडलीकरण और अनुवाद, सूचना प्रौद्योगिकी, भाषा प्रौद्योगिकी और अनुवाद पर विशेष चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर हरीश कुमार सेठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। भूमंडलीकरण शब्द जो है अब अपरिचित नहीं रह गया है। आज चारों ओर जो है वैश्विक स्तर पे देखें तो भूमंडलीकरण की जो है अनुगूंज सुनाई देती है और विश्व, हम ये कहें कि ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। जब हम भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण शब्द के अलावा हमें वैश्वीकरण, विश्वग्राम, विश्वयातन, संसारीकरण, जगतीकरण, सर्वव्यापीकरण, खगोलीकरण आदि शब्द जो हैं सुनने में आते हैं। लेकिन इनमें से भूमंडलीकरण शब्द जो है सर्वाधिक प्रचलित है। भूमंडलीकरण शब्द जो है भूमंडल जमा में करण से प्रत्यय से मिलकर बना है। करण प्रत्यय का अर्थ ये होता है कि जो पहले नहीं था वह कर देना, अर्थात पूरे विश्व को जो है हम देखें ग्लोबलाइजेशन को, तो पूरे विश्व को एक तरह से एक ग्राम के रूप में स्थापित करने की अवधारणा इसमें निहित है। हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण आज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। भूमंडलीकरण अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कराने की प्रक्रिया है। इसके लिए व्यापार और वाणिज्य पर तटकर प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार ऐसे प्रतिबंधों से मुक्त हो जाता है। इसके लिए हम ये कहें कि अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा विदेशी भागीदारी की कोशिश की जाती है। यह पूंजी निवेश, व्यापार और वाणिज्य का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार निर्बाध रूप से आर्थिक आदान प्रदान का प्रसार और आर्थिक गतिविधियों का आयोजन है। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने 10 अक्टूबर 2001 के लंदन से प्रकाशित द ऑब्जर्वर अंक में यह खुलासा किया था कि भूमंडलीकरण जिस कार में सवार होकर दिग्विजय के लिए निकलता है उसके 4 पहिए हैं: निजीकरण, पूंजी बाजार का उदारीकरण, बाजार आधारित मूल्य निर्धारण और मुक्त बाजार। भूमंडलीकरण अपने मुक्त व्यापार के लिए भाषा और संस्कृति को मोहरा बनाता है। वह एक ऐसी भाषा का निर्माण करता है जो चलायमान होती है। इस तरह हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण के अर्थ संदर्भ में जो है केवल एक ही अवधारणा निहित नहीं है, वो कई अवधारणाओं का समवाय कहा जा सकता है। अब हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के निहितार्थ में निजीकरण, उदारीकरण, बाजारवाद, प्रतियोगी परिवेश का निर्माण और प्रौद्योगिकी परिवर्तन की बात की जाती है। जैसे निजीकरण का अर्थ ये है प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन में सरकारी नियंत्रण को कम करना है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। वहीं उदारीकरण जो है इसमें हम ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के निहितार्थ देखते हैं, अर्थात स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। इसमें सरकारी नियंत्रण में कमी लाना, सरकारी व्यय में कटौती, उद्योगों पर कम नियंत्रण और लाइसेंसिंग सुविधा को जो है खत्म करने जैसी प्रयास शामिल होते हैं। वहीं हम बाजारवाद के संदर्भ में देखें तो बाजारवाद जो है हमें चयन की सुविधा प्रदान करता है।
इसे हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट मार्केटाइजेशन, यानी कि भूमंडलीकरण जो है बाजारवाद ही है। इसमें जो चयन सुविधा रहती है, चयन सुविधा के बावजूद स्थिति ये होती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो है वर्चस्व सा बन जाता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण के दौर में प्रतियोगी परिवेश का भी निर्माण होता है, क्योंकि बाज़ार में जहां आपको चयन की सुविधा मिल रही है तो चयन के लिए स्वाभाविक है कि आपके पास एक से अधिक जो है उत्पाद नज़र आ रहे हैं, आप उन्हीं में से ही चयन सुविधा की तरफ बढ़ते हैं। वहीं भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के तहत ये भी शामिल है कि राज्य स्तर पर जो है देश में जो है प्रौद्योगिकी परिवर्तन किए जाएं। प्रौद्योगिकी परिवर्तन करने का अर्थ ये है कि हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ें और प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में प्रयोग करें। इस तरह भूमंडलीकरण इन सभी अवधारणाओं का विषय है, लेकिन इसके भाषागत और सामाजिक संदर्भ और सरोकार भी हैं। वहीं ये भी कह दिया जाता है कि क्या भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है या वासुदेव कुटुंबकम की भावना के संदर्भ से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इन तीनों में भी अंतर है। भूमंडलीकरण जहां ग्लोबल विलेज की अवधारणा को बता रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण में हम ये देखते हैं कि इस प्रक्रिया में राष्ट्रों की सीमाओं को तो बनाए रखा जाता है, जबकि भूमंडलीकरण में सीमाओं का कोई स्थान नहीं रहता है। वहीं हम भारतीय अवधारणा देखें वसुधैव कुटुंबकम की, जिसमें पूरी वसुधा को ही एक कुटुंब मानने की जो है अवधारणा निहित है। इसका अगर हम भूमंडलीकरण से तुलना करें तो वहाँ भी हमें अंतर नज़र आता है। भूमंडलीकरण जो है एक तरह से कहा जाए कि पूंजी और श्रम के संदर्भ में है, जबकि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है और इसमें जो अध्यात्म का पक्ष है वो ज़्यादा मुखर रूप से हमारे सामने आता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये अवधारणा इन अंतर्राष्ट्रीयकरण और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से कुछ भिन्न रहती है। हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण के संदर्भ में कुछ मिथक सा बना हुआ है और जबकि स्थिति में जो है जो यथार्थ स्थिति बताती है वो कुछ भिन्न है। ये कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण पश्चिम के दृष्टिकोण विशेष का परिचायक है और अमेरिका के आधिपत्य का हम पर्याय इसको कह सकते हैं। यह अवधारणा राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर के नई विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत वर्चस्ववादी विचार है और इसमें विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से वर्चस्व को कायम करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भूमंडलीकरण में पूंजी का तो भूमंडलीकरण हो रहा है, लेकिन श्रम का जो भूमंडलीकरण होना चाहिए वह नहीं देखने को आता। इसे हम यही कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण की ये केंद्रीय विकृति है कि श्रम का भूमंडलीकरण उस तरह से नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए था। भूमंडलीकरण की अवधारणा में जहाँ ये अर्थ निहित है, वहीं ये भी स्पष्ट है कि इसमें ये माना जाता है कि सरकार का दायित्व जो है केवल बाहरी सीमाओं की रक्षा करना है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। शेष सभी क्षेत्रों में बाजारवाद जैसी स्थिति होनी चाहिए। निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर, ढांचागत समायोजन कार्यक्रम को अपनाकर जो है अर्थव्यवस्था को उन्मुक्त किया जाना चाहिए, पर स्थिति इसमें जो है थोड़ी भिन्न नज़र आती है। भूमंडलीकरण के अगर हम थोड़े इतिहास की तरफ जाएं तो हम ये देखते हैं कि जहाँ यूनिवर्सिटी शब्द जैसे हमारे यहाँ चलन में रहे हैं, विश्वविद्यालय जो है वो भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम कहा जा सकता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर की नीति को स्पष्ट किया था। लेसेस फेयर का अर्थ है कि अहस्तक्षेपवादी नीति। इसमें ये अवधारणा निहित थी कि देशी विदेशी व्यापार में कोई भेद नहीं है, पर उनकी इस अवधारणा के बाद जो है काफ़ी अंतराल रहा और इस संबंध में कुछ खास विचार नहीं हुआ। वहीं हम ये भी देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद और उपनिवेश जो है बाद फैला हुआ था।
उस दौर में भी भूमंडलीकरण जो है कहा जा सकता है, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों ने जो है पूरे विश्व को एक तरह से अपने आधिपत्य में ले रखा था, कमोबेश हम कह सकते हैं। और उस वजह से एक तरह से ये कहा जाए कि विश्व को भी पूरा जोड़ा हुआ था। लेकिन उस दौर का भूमंडलीकरण और वर्तमान दौर का जो भूमंडलीकरण है, इसमें भी हमें अंतर नजर आता है। वह भूमंडलीकरण जो था उत्पादक पूंजीवाद पर आधारित था, जबकि अभी का जो भूमंडलीकरण चल रहा है वो वित्तीय पूंजीवाद पर आधारित है। उत्पादक पूंजीवाद का अर्थ ये है कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ जिन राज्यों पर अपना जो है आधिपत्य जमाए होती थी, उनका भी दोहन करती थी, लेकिन दोहन के साथ साथ कहीं ना कहीं विकास भी निहित था। उदाहरण के लिए हम बात करें भारत के संदर्भ में ही, तो भारत में भी जैसे रेल का जो है विकास किया गया। हालांकि उन्होंने इस विकास के मूल में उद्देश्य ये था कि आवाजाही जो है माल की सुविधाजनक रहे, ताकि कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम देश का जो है वो संसाधनों का जो है वो दोहन कर सकें और अपने उत्पाद को एक तरह से खपा सकें। पर कहीं इससे देश में भी विकास की स्थिति बनी थी। इसलिए इस तरह के जो है भूमंडलीकरण को हम उत्पादक पूंजीवाद या उत्पादक जो है भूमंडलीकरण कह सकते हैं। पर अभी जो चल रहा है, इसमें वित्तीय पूंजीवाद की स्थिति बनी हुई है कि विश्व बैंक जैसी संस्थाएं या जो भी कहा जाए, वो अपने वित्त के आधार पर जो है दूसरे देशों को जो है उनकी नीतियों आदि को प्रभावित कर रही है। और हम ये भी देखते हैं कि दूसरे दो विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियां बनी थी, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थानों की स्थापना की गई, और इन संस्थानों के मूल में यही था कि भूमंडलीकरण जो है एक तरह से स्थिति बन जाए। जब इन संदर्भों में देखें तो हमें ये भी नज़र आता है कि भूमंडलीकरण के प्रयासों का जो है सिर्फ आर्थिक क्षेत्र पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है, उसका राजनीतिक क्षेत्र पर भी कहा जाए, सामाजिक क्षेत्र पर, सांस्कृतिक क्षेत्र पर और भाषाई क्षेत्र पर भी प्रभाव रहा है। अपनी इस चर्चा में हम अनुवाद के संदर्भ में बात करते हुए सबसे पहले भाषाई संदर्भ में ही देखें तो भाषाई जो है साम्राज्यवाद की स्थिति भी भूमंडलीकरण में बनी हुई है। उसका कारण ये रहा है कि अंग्रेज़ी भाषा या रोमन आधारित लिपि जो है, उनकी जो भाषाएं जो हैं वो हम ये कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट के दौर में जो है पूरी छाई हुई हैं, और ये मान लिया गया कि अंग्रेज़ी जो है विश्व भाषा है। ऐसे में अन्य भाषाओं पर जो है संकट जो है मंडराने लग गया। लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ी भाषा भी अब वो वाली भाषा नहीं रही, वो भी प्रभावित हो रही है, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। और उस परिवर्तन के का प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है, जैसे CU ही लिखना है, SEECUUOY, तो उसके बदले सिर्फ अंग्रेज़ी के दो वर्ण C और U का ही इस्तेमाल कर लेना। इस तरह के जो है परिवर्तन जो है से अंग्रेज़ी भाषा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ भाषाई संदर्भ जो है अंग्रेज़ी से ही नहीं जुड़े हुए हैं। हिंदी के संदर्भ में देखें तो हिंदी के संदर्भ में जो है ऐसी स्थिति हमें नज़र नहीं आती है। हिंदी का विकास जो है इसमें भूमंडलीकरण के दौर में उत्तरोत्तर होता जा रहा है। इसके लिए हम जो है आगे चर्चा करेंगे आपसे कि कैसे विकास किया जा रहा है। पर जब हम अनुवाद के संदर्भ में ही बात करते हैं भूमंडलीकरण की, तो अनुवाद भी अपने आप में एक भूमंडलीकरण की ही प्रक्रिया है। आप थोड़ा हैरान हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भूमंडलीकरण में भी जो आपकी परिधि में नहीं आ रहा उसको शामिल करना है और एक तरह से जो है विश्वग्राम स्थापित करना है। वैसे ही अनुवाद भी जो आपकी भाषा में नहीं है उसको अपनी भाषा में लाने का प्रयास है। तो जो अनुवाद कार्य करता है वैसा ही कार्य भूमंडलीकरण भी कर रहा है। विश्व की भाषाएं अलग अलग हैं। हम ये भी देखते हैं कि देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।
इन सब भाषाओं के बीच में जो सेतु बंधन का काम करता है, जो पुल बनाने का काम करता है, वो अनुवाद है। क्योंकि अनुवाद एक भाषा में कही गई बात को, या बात कहिएगा या कहिए संदेश को या कथ्य को, भाव को, अर्थ को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने का कार्य है। तो हम ये देखते हैं कि अनुवाद जोड़ता है दो भाषाओं को। वैसे ही भूमंडलीकरण के जरिए भी एक तरह से जुड़ने की स्थिति बनाई जाती है, ताकि देश जो है जुड़े और भूमंडलीकरण से जुड़कर जो है अपनी जो है अर्थव्यवस्था वगैरह में परिवर्तन करते हुए, उसमें ढांचागत समायोजन कार्यक्रम आदि करते हुए लिबरलाइजेशन के दौर से गुजरे, उदारीकरण की तरफ बढ़े। अनुवाद हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण के इतिहास और उसकी जो क्रमिक संरचना है, वहाँ अनुवाद निरंतर अपनी स्थिति को बनाए हुए रहा है। डेविड हेरल्ड ने ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक में ग्लोबलाइजेशन के इतिहास के चरणों को 3 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व आधुनिक काल, दूसरा आधुनिक काल। जहाँ पूर्व आधुनिक काल की बात की जाती है, वहाँ पर जो है साम्राज्यवाद और औद्योगिक क्रांति तथा शीत युद्ध सरीखे आयाम जो है भूमंडलीकरण से जुड़े नजर आते हैं। भूमंडलीकरण के इस क्रमिक इतिहास में हमें अनुवाद पग पर नजर आता है, क्योंकि जहाँ औद्योगिकरण शुरू हुआ, वहीं औद्योगिकरण के विस्तार के लिए भाषा के स्तर पर अनुवाद की आवश्यकता बनी हुई थी, और साम्राज्यवादी शक्तियों ने भी अनुवाद को माध्यम बनाया था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। वहीं हम ये भी देखते हैं कि पूर्व आधुनिक काल में भूमंडलीकरण का केंद्र धर्म बना हुआ था। बाइबल के अनेक भाषाओं के अनुवाद ने ईसाई धर्म को भूमंडलीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं ये भी सही है कि वैदिक साहित्य, मानस आदि के अनुवाद रूपी प्रयासों ने भी विश्व को भारतीय वाङ्मय के ज्ञान से परिचित कराया था। दूसरी ओर आधुनिक काल के संदर्भ में देखें तो आधुनिक काल का जो आरंभ, जैसे अभी चर्चा की गई है, साम्राज्यवाद और औद्योगिक क्रांति तथा शीत युद्ध सरीखे आयामों से जुड़ा हुआ है। इन आयामों में हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण यूरोपीय ग्लोबल साम्राज्य, पश्चिमी सेकुलर विमर्श, रेल, समुद्री जहाज, टेलीफोन, टेलीविज़न के रूप में हमें यह भूमंडलीकरण नज़र आता है। वर्तमान में चल रहा भूमंडलीकरण उत्तर शीत युद्धकालीन संबंधों, विश्व बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार आदि पक्षों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ये भी सही है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसके बावजूद अनुवाद के अभाव में विश्व सिमट कर एक ग्राम एक परिवार जैसा नहीं बन पाता। ऐसे में अनुवाद ही वह अमोघ अस्त्र साबित होता है जो भूमंडलीकरण को सही अर्थवत्ता प्रदान करने की स्थिति में रहता है। वहीं ये भी ठीक है कि भूमंडलीकरण के मार्ग में राष्ट्रीय क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं बाधक सिद्ध होती हैं, और इन बाधाओं को दूर करने में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर भूमंडलीकरण व्यापार के लिए देश काल की दूरियां मिटाने की युक्ति है, तो अनुवाद उसे मूर्त रूप प्रदान करने का साधन सिद्ध होता है। उसका कारण ये है कि उत्पादक और उपभोक्ता की स्तर पे देखें तो भाषाई जो है भिन्नता नज़र आती है। जब इस तरह की भिन्नता हो तो उत्पादक को अपने उत्पादन को खपाने के लिए उपभोक्ता की भाषा में संपर्क करना आवश्यक महसूस होता है, ताकि उत्पादक का उत्पादन उसमें खप सके, उपभोक्ता उसका उपभोग करने की स्थिति में आ सके। इस तरह के हम देखते हैं कि भाषाई भेद की जो स्थिति है, उनमें परस्पर संवाद का साधन बनता है अनुवाद। भूमंडलीकरण के आज के युग में विज्ञान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी पृष्ठभूमि में भूमंडलीकरण की ही भूमिका को देखा जा सकता है। विश्व के तमाम वैज्ञानिकों का परस्पर सहयोग के साथ साथ उनके ज्ञान या आविष्कारों का अपेक्षित सहयोग भी सर्वाधिक सुलभ हो पाना अनुवाद के जरिए ही संभव हो रहा है।
प्राचीन काल में आविष्कारों खोजों को बहुत मंथर गति से, बहुत धीमी गति से कहा जाए, अन्य देशों तक जानकारी इसकी पहुंच पाती थी। पर आजकल संचार और आवागमन के साधनों ने इस तरह की जानकारी को, इस तरह के ज्ञान को सर्वसुलभ बना दिया है। वैज्ञानिक परस्पर विचार विमर्श एक दूसरे को अवगत कराते हैं, लेकिन यह तभी लाभप्रद हो पाता है जब ऐसी भाषा में वो उपलब्ध हो जिसे दूसरे भी समझ सकें। अब इस तरह की जो स्थिति भी बन रही है, तो वहाँ पर अनुवाद अपने आप अपनी सार्थकता सिद्ध कर लेता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हम ये भी देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी से अनुवाद के माध्यम से सार्थक रिश्ता स्थापित हो रहा है। वैश्विक ग्राम की अवधारणा के निर्माण में संचार प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सूचना क्रांति इस भूमंडलीकरण की वाहक है और सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में हम इसका जो है वाहक देखते हैं वो कंप्यूटर है, या अब आज की तारीख में ये कहा जाए कि कंप्यूटर को भी उसके स्थान पर मोबाइल जो है उसे प्रतिस्थापित करता जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक विस्तार से जो है कहा जाए प्रयोग हो रहा है। सिर्फ हम ये कहें कि किसी एक देश में नहीं, वैश्विक स्तर पर भी इस तरह की जो है स्थिति देखी जा सकती है। और इसके जरिए अनुवाद अपनी जो है सार्थकता सिद्ध कर रहा है, और इसके साथ ही सूचना और ज्ञान के मार्ग में बाहरी संसार से संपर्क जो है अनुवाद के द्वारा सार्थक सिद्ध हो पाता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो है परिणाम कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट जैसी सुविधा भी विकसित हो चुकी है। इंटरनेट ने कंप्यूटर के जरिए जो है भूमंडलीकरण को पुष्ट किया है, प्रमाणित किया है। इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क किया जा सकता है, और वाणिज्य व्यापार जैसी स्थितियां जो है बहुत फलीभूत हो रही हैं इस इंटरनेट के जरिए ही। अब ऐसी भी स्थिति रहती है कि जब आप माध्यम बना रहे हैं इंटरनेट को, तो वहाँ पर भी भाषा की जो है समस्या जब आड़े आती है तो अनुवाद अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेता है। इंटरनेट ज्ञान विज्ञान के अथाह भंडार से हमें साक्षात कराता है। हमें किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो इंटरनेट पर हमें उपलब्ध हो जाती है। पर इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि इंटरनेट पर जो जानकारी मिल रही है उसकी प्रामाणिकता की भी पुष्टि कर ली जानी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट भी सूचना का जो कहा जाए स्रोत है, उस स्रोत का जो है उपलब्ध कराने का जरिया तो मानव ही है। अगर मनुष्य के स्तर पर किसी तरह की कोई गलती हुई होगी तो इंटरनेट उस गलत सूचना को भी वैश्विक स्तर पर प्रसारित कर देगा। ऐसे में ये सावधानी बरतना भी आवश्यक हो जाता है कि आप जानकारी को पुष्ट कर लें। पर इतना अवश्य है कि जो भी सूचना उपलब्ध हो रही है उसमें अनुवाद अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि भाषा की बाध्यता जो आती है, जो भाषा बाधक स्थिति बनती है, वहाँ पर अनुवाद उस स्थिति से निपटने का एक सार्थक साधन हो जाता है। और अनुवाद के जरिए ही हम देश विदेश की सूचनाओं को एक दूसरे को पहुंचा पाना संभव होता है। हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण की वाहक सूचना क्रांति के कारण कंप्यूटर अनुवाद जैसी अवधारणा भी विकसित हुई है। कंप्यूटर अनुवाद का विकास पश्चिम में हुआ। इस वजह से ये भी देखा जाता है कि पश्चिम की अनेक भाषाओं में जो है कंप्यूटर अनुवाद संबंधी सॉफ्टवेयर अधिक विकसित हो चुके हैं, जबकि जो विकासशील देश हैं वो अपनी भाषाओं के संदर्भ में भी कंप्यूटर अनुवाद सॉफ्टवेयर आदि विकसित करने की दिशा में प्रगतिशील हैं। हमें कंप्यूटर अनुवाद के संदर्भ में ये भी देखने को मिलता है कि समस्रोतीय भाषाएं, यानी कि एक ही भाषा परिवार की अगर भाषाएं हैं तो उनके बीच में कंप्यूटर अनुवाद बेहतर तरीके से जो है हमारे सामने नज़र आता है, जबकि विषम स्रोतीय भाषाओं में या दो भिन्न भाषा परिवारों की भाषाओं के बीच में परस्पर अनुवाद कंप्यूटर के द्वारा करना हो तो वहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि
इस दिशा में प्रयास जो किए जा रहे हैं वो उसके मूल में भी व्यापार ही निहित है। जिस भाषा से कहा जाए कि ज़्यादा लाभ मिल सकता है, व्यापार की ज़्यादा संभावनाएं हैं, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर अनुवाद से संबंधित सॉफ्टवेयर अधिक विकसित किए गए हैं, और जहाँ पर ऐसी संभावनाएं कम नज़र आती हैं वहाँ इस तरह का विकास जो है हमें नज़र ना के बराबर ही आता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश की सरकार जो है अपनी भाषाओं के संदर्भ में सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए जो है कहा जाए प्रोत्साहन दें, ताकि कंप्यूटर अनुवाद जैसी सुविधा का भी सार्थक तरीके से अपनी भाषाओं के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण का बाज़ारवाद से भी जुड़ाव है, और बाज़ारवाद के विस्तार में भी अनुवाद की एक विशेष भूमिका है, क्योंकि होता यह है कि बाज़ारवादी व्यवस्था में उपभोग में बढ़ोतरी करने से बाज़ार के विकास को जो है जोड़कर देखा जाता है, और इस विकास में अनुवाद अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस उत्पाद का उपभोक्ता वर्ग जितना ज़्यादा बड़ा होगा वह उत्पाद बाज़ार में सफल सिद्ध होता है। उत्पादक और उपभोक्ता की भाषा भिन्न होने पर अनुवाद, जैसे पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, एक सार्थक माध्यम सिद्ध होता है। यह बाज़ारवादिता हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नज़र आती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी। ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि अनुवाद के संदर्भ में जो है बाज़ारवाद को भी मूल्यांकित किया जाए। वहीं बाज़ारवाद के कारण जो उपभोक्ता संस्कृति पनप रही है, जो जनसंचार माध्यमों में पल्लवित हो रही है, उसमें अनुवाद एक महत्वपूर्ण आयाम लेकर चल रहा है। बाजार में स्वयं को स्थापित करने का कारगर तरीका संचार और प्रचार है। जनसंचार माध्यम अनुवाद से आगे बढ़ता है। समाचारों आदि को देशीय स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करने में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं ये भी है कि देशीय स्थानीय भाषा की सूचनाओं को दूसरी भाषाओं तक पहुंचाने में भी अनुवाद एक माध्यम सिद्ध होता है। हम ये भी देखते हैं कि टेलीविज़न, फिल्मों आदि के कार्यक्रमों में भी अनुवाद खूब हो रहा है। डबिंग, सबटाइटलिंग के रूप में अनुवाद को व्यवहारिक रूप दिया जा रहा है। भूमंडलीकरण का मूल उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचने के लिए प्रचार प्रसार का सहारा है, और इस प्रचार प्रसार का तरीका जो है, सशक्त तरीका हम कहें, विज्ञापन है। विज्ञापन उत्पादक के लिए निवेश होता है। वो उसको व्यय नहीं मानता, वो अपना निवेश मानता है ताकि उसका उत्पादन की खपत जो है बढ़े। मूल स्थिति ये होती है कि मूल विज्ञापन एक भाषा में तैयार करवा लिया जाता है, और उसके बाद डबिंग आदि या फिर वॉइस ओवर के जरिए जो है दूसरी भाषाओं में भी उसका अनुवाद जो है के जरिए विज्ञापन तो मूल रूप में तैयार है, और दूसरी भाषाओं में वह विज्ञापन प्रसारित करने में बहुत आसानी रहती है। आप लोग अगर टेलीविज़न पर देखें तो क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों में भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का विज्ञापन वहाँ की भाषाओं में नज़र आता है, उसके मूल में भी यही डबिंग या वॉइस ओवर जैसी स्थिति बनी होती है। इसके साथ ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण से पर्यटन को बढ़ावा मिला है, और इसमें अनुवाद की व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं भूमंडलीकरण के चलते अनुवाद के क्षेत्र में अन्य नए आयाम भी विकसित हुए हैं, जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डेकोरेशन आदि। इन सब के कारण जो है हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण से अनुवाद का जो सार्थक रिश्ता बन रहा है, उससे भाषा का भी विकास हो रहा है, और नई नई अवधारणाओं के विकास से जो है नई शब्दावली आ रही है, पुराने शब्दों को जो है नया अर्थ मिल रहा है। पर हम ये भी देखें कि इससे भाषा जो है जीवंत तो हो रही है, साथ ही आहत होने के आसन्न खतरे भी हैं। हमें इन खतरों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भूमंडलीकरण का हम सार्थक तरीके से इस्तेमाल कर सकें। भूमंडलीकरण अकेला चलने की स्थिति से बचाने का है। स्वयं में अगर हम अपने आप को जितना विकसित करेंगे, भूमंडलीकरण से जोड़ के सशक्त रूप से उभरेंगे
और उसमें अनुवाद को सार्थक तरीके से उपयोग में लाएंगे तो हम भूमंडलीकरण का सार्थक उपयोग कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचे शिखर पर पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। इस सत्र में हम सूचना प्रौद्योगिकी, भाषा प्रौद्योगिकी और अनुवाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि विषय से स्पष्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा प्रौद्योगिकी ये स्थूल रूप से जो है आपको अलग अलग नज़र आ रहे हों, लेकिन परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं और इन दोनों अवधारणाओं के संदर्भ में हम अपने इस व्याख्यान में अनुवाद को लेकर चलेंगे और अनुवाद में इनकी स्थिति और संभावनाएं तलाशेंगे। हम देखते हैं कि भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है और वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा संप्रेषण का संवहन करती है। संप्रेष्य को उसके गृहीता तक पहुंचाने का मुख्य प्रयोजन जो है भाषा है। इस संप्रेष्य का सार्थक संप्रेषण ना हो पाना भाषा को निष्प्रयोजन सिद्ध कर देता है, क्योंकि मनुष्य संप्रेषण के द्वारा ही सूचना प्राप्त करता है, उसका संग्रहण करता है। इस तरह हम देखें तो सूचना एक महत्वपूर्ण साधन है मनुष्य के जीवन में। सूचना का स्थूल रूप से अर्थ है जानना। यह जानना आधार सामग्री पर आधारित होता है। यह जानना जानकारी या आंकड़ों आदि के तथ्यपरक ज्ञान से संबंधित भी हो सकती है। डेनियल वेल्स ने कहा है कि सूचना व्यापक अर्थों में सांख्यिकी मंथन है। वह संकलन, मंथन और प्रक्रिया के दौर से गुजरने के बाद ही आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में विनिमय के अनिवार्य साधन की भूमिका निभाती है। तो हमारे जीवन में सूचना का विशेष महत्व है, लेकिन सूचना ज्ञान नहीं है। ज्ञान और सूचना में कुछ अंतर है। ज्ञान जो है हम देखते हैं कि वो संरचनात्मक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, सुसंगत होता है और सार्वभौम होता है, जबकि सूचना हमें टुकड़ों में मिलती है, स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगी, जिसे हम ये कहें कि खंडित शक्ल में मिलेगी। ऐसे में उस शक्ल में से ही अपने लिए जो उपयोगी सूचना होगी उसको एकत्र करना होता है। ज्ञान का हम ये भी देखते हैं कि सार्वकालिक महत्व होता है, लेकिन सूचना समयबद्ध और रूपांतरणकारी होती है। सूचना में संदेश का प्रवाह होता है और प्रवाह के संचय से ज्ञान का निर्माण होता है। सूचना का प्रवाह ज्ञान के प्रवाह को प्रभावित करता है, उसमें वृद्धि, परिवर्तन आदि करता है। इस तरह हम देखते हैं कि सूचना और ज्ञान में जो है प्रतिस्पर्धा भी है और दोनों में अंतर भी है।
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सूचना ज्ञान और विवेक क्षमता से ही सूचना समाज का निर्माण होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रौद्योगिकी शब्द को लेकर। प्रौद्योगिकी उद्योग शब्द में प्र उपसर्ग और प्रत्यय इक व ई से बना है और यह ए प्रैक्टिस ऑफ एप्लाइड साइंस है। प्रौद्योगिकी ज्ञान के आधार पर जरूरी वस्तुएं उत्पादित करने का तरीका है। वस्तुओं के उत्पादन से प्रयोक्ताओं को लाभ मिलता है और हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का उपयोग या अनुप्रयोग जो है संभव हो पाता है और यह अनुप्रयोग हमारे सामने प्रौद्योगिकी के रूप में जो नज़र आता है वो यंत्रों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीफोन, दूरसंचार उपग्रह, टेलीप्रिंटर आदि जो है यह प्रौद्योगिकी का ही रूप है। वैसे प्रौद्योगिकी का संबंध यंत्रों तक ही सीमित नहीं है। किसी काम को निष्पादित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा भी इसमें शामिल हो जाती है। आज भाषा ने प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर भाषा प्रौद्योगिकी प्रबंधन जैसे जो है अवधारणाओं को भी विकसित कर लिया है। एक विद्वान हुए हैं एंथनी ओटिंजर, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कम्युनिकेशन शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कंप्यूटर और कम्युनिकेशन से मिलकर बना है। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करना चाहें तो उसमें हम ये देखते हैं कि मैकमिलन डिक्शनरी ऑफ आईटी में लिखा है कि आईटी द एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ वोकल, पिक्टोरियल, textual and numerical information by a microelectronics based combination of computing and telecommunication। अर्थात कंप्यूटिंग और दूरसंचार के सम्मिश्रण पर आधारित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मौखिक, चित्रात्मक, मूल पाठ विषयक और संख्या संबंधी सूचना का अर्जन, संसाधन अर्थात प्रोसेसिंग, भंडारण और प्रसार जो है सूचना प्रौद्योगिकी है। इस तरह हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना व्यवस्था, सूचना का निर्माण, सूचना संचार और सूचना अवलोकन में जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल में लाई जाती है वो सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। सूचना प्रबंधन के लिए कंप्यूटर का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी का मूलभूत क्षेत्र है, लेकिन इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकियों का भी समावेश शामिल है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे भाषा प्रौद्योगिकी को लेकर। भाषा प्रौद्योगिकी में भाषा शब्द जो है भाषा विज्ञान से लिया है और प्रौद्योगिकी शब्द जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है ये ए प्रैक्टिस ऑफ एप्लाइड साइंस है। भाषा प्रौद्योगिकी को हम जो है कंप्यूटर आदि से जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भाषा प्रौद्योगिकी भाषा विज्ञान, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पीच टेक्नोलॉजी के सुमेल का क्षेत्र है। प्रौद्योगिकी को भाषा से युक्त करना एक तरह से भाषा प्रौद्योगिकी है। मशीनों से भाषा का यह जुड़ाव प्राकृतिक भाषा संसाधन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है कहलाता है, लेकिन मशीनों और भाषा के बीच संवाद रूपी अनुप्रयोग के दौरान भाषिक चुनौतियां आड़े आती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भाषिक सिद्धांतों और पद्धतियों को व्यवहार में लाया जाता है। इस तरह यह भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का कंप्यूटर में अनुप्रयोग द्वारा संभव होता नजर आता है। ऐसे में अब हम देखें तो भाषा प्रौद्योगिकी के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मिले जुले रूप से प्रौद्योगिकी का भाषा के संदर्भ में और उससे अंतःक्रियात्मक अनुप्रयोग जो है भाषा प्रौद्योगिकी कहलाता है। विशेष बात यह है कि अर्थ के धरातल पर भाषा प्रौद्योगिकी दो आयामों को व्यक्त करती है। एक, प्रौद्योगिकी को माध्यम भाषा के रूप में अपनी भाषा से जोड़ना और दूसरा है प्रौद्योगिकी का अपनी भाषा के संदर्भ में उपयोग करना। हम ये भी देखते हैं कि भाषा प्रौद्योगिकी जो है सूचना प्रौद्योगिकी का ही विस्तार है। जब हम इस विस्तार की बात करते हैं तो क्योंकि भाषा सूचना प्रौद्योगिकी की जरिए ही आगे
बढ़ने की प्रौद्योगिकी की जो है बात करें वो रहता है। तो यहाँ पर आकर सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा प्रौद्योगिकी मिले जुले रूप में हमें नज़र आती है, अपना विस्तार जो है वो दिखाती है। भाषा के संदर्भ में हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ मिथक भी शुरू में बने रहे, और उसका कारण ये था कि सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में जैसे कंप्यूटर आदि जो हैं उनका विकास पश्चिमी देशों में हुआ, या ये कह सकते हैं कि रोमन लिपि पर आधारित जो भाषाएं हैं उनमें हुआ। उस वजह से कंप्यूटर पर हमें अंग्रेज़ी या रोमन लिपि आधारित भाषाओं का जो है वर्चस्व नज़र आता रहा। पर धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र में जैसे जैसे भाषाई संदर्भ में विचार किया गया तो यह मिथक टूट गया, और अब ये सिद्ध हो चुका है कि कंप्यूटर जैसी चीज़ की या सूचना प्रौद्योगिकी की कोई अपनी भाषा नहीं है, उसका अपनी भाषाओं के संदर्भ में जो है इस्तेमाल व्यवहार जो है संभव है। यह प्रौद्योगिकी केवल मशीनी भाषा को जानती है जिसे हम बाइनरी भाषा कहते हैं, और वो बाइनरी भाषा 0 और 1 बस केवल इन दो के आधार पर भी अपना सारा काम करती है। प्राकृतिक भाषा संसाधन के जरिए जो है कंप्यूटर में जब प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है तो नतीजा ये होता है कि मशीनी भाषा में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात फिर दोबारा से जो है प्राकृतिक भाषा में प्रस्तुत कर देता है। तो ऐसे में हमें फिर नज़र ये आता है कि यह हमारी भाषा में काम कर रहा है, अन्यथा यह प्रौद्योगिकी जो है कहा जाए केवल मशीनी भाषा का ही इस्तेमाल करती है। इस विकास के कारण ही जो इस तरह की जो मिथक टूटे, उसके कारण अपनी भाषाओं में जब काम करना शुरू हुआ तो हमारे सामने जो है भाषिक स्तर पर देखें तो भाषा प्रौद्योगिकी की अवधारणा जो है विकसित हुई, क्योंकि इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने अंग्रेजी भाषा के जो वर्चस्व का परिदृश्य बनाया था, उस कारण भाषाई साम्राज्यवाद की स्थिति बन गई, और इस साम्राज्यवाद के प्रसार का जवाब हमारे सामने जो है भाषा प्रौद्योगिकी के रूप में नज़र आता है। इस भाषाई साम्राज्यवाद को हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय भाषाई मनीषा ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और भारतीय भाषाई शक्ति ने इसके समक्ष भाषा प्रौद्योगिकी को एक चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया। इस संदर्भ में भाषा प्रौद्योगिकी का युग और हिंदी का वर्चस्व शीर्षक अपने एक आलेख में डॉक्टर पूरनचंद टंडन ने लिखा है कि भारत के युवा मस्तिष्क एवं अनुभवी दिशा निर्देश ने सूचना प्रौद्योगिकी का उत्तर भाषा प्रौद्योगिकी से दिया। अनेक भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों तथा उपबोलियों से समृद्ध इस देश में हमारे कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कठोर तथा अथक परिश्रम से अपनी निष्ठा और साधना शक्ति से कंप्यूटर पर भारत की सभी भाषाओं को प्रतिष्ठित कर दिया। हिंदी ने इस दिशा में सर्वाधिक सफलता हासिल की थी। इस तरह हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा प्रौद्योगिकी जो है साथ साथ मिलकर चल रहे हैं, और इसमें हम उत्तरोत्तर विकास की स्थिति में आ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि इस प्रौद्योगिकी का भाषाई स्तर पर जो इस्तेमाल हमें नज़र आता है उसमें हमें कंप्यूटर के अनुप्रयोगों की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। कंप्यूटर के अनुप्रयोग पर जब हम विचार करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि कंप्यूटर के कार्यक्रम मुख्य रूप से भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और इसके अलावा गौण या सहायक कार्यक्रमों के रूप में भी। इन दोनों स्थितियों में ही भाषा अपनी उपस्थिति बनाए होती है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो है ये माना जाता है डाटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग, शब्द संसाधन और आंकड़ों का संसाधन करना। लेकिन इसके साथ साथ हमें भाषाई स्तर पर भी देखें तो वहाँ हमें वर्तनी जांच, व्याकरण जांच, स्वतः संशोधन और आकारादि क्रम बनाना जैसी सुविधाओं के भी हमें गौण कार्य नज़र आते हैं। ये तो कंप्यूटर के मुख्य कार्य का हिस्सा है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि सहायक कार्यक्रमों के रूप में भी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल संभव है। इनमें सर्वप्रमुख जो हम उल्लेख अगर करना चाहें
तो वर्ण पहचान है। वर्ण पहचान अर्थात ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसके साथ ही पाठ से वाक, वाक से पाठ, लिप्यंतरण, अनुवाद और सामासिक इनका प्रयोग संभव नजर आता है। वर्तनी पहचान, वर्ण पहचान का जो है जब हम चर्चा करते हैं तो ये हमें टंकन संबंधी कार्य से एक तरह से कहा जाए कि थोड़े मुक्ति दिलाता है। वो जैसे फोटोकॉपी मशीन काम करती है वैसे ही अगर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए वर्ण पहचान वाला, तो जो पहले से ही छपा हुआ टेक्स्ट है उसकी स्कैनिंग करके शब्दों को, वर्णों को कंप्यूटर पहचान लेता है और अपने आप ही उनको टाइप करके एक तरह से सहेज लेता है, और फिर आप उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उसका सार्थक इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कंप्यूटर अनुप्रयोग का जो है पाठ से वाक के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जाता है। पाठ से वाक का अर्थ है टेक्स्ट टू स्पीच। कंप्यूटर में जो सामग्री डाली हुई हो उसमें उसका जो है कंप्यूटर स्वतः ही अध्ययन करता है और उसे बोल कर सुना देता है। ये हमारे जो कहा जाए कि डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जो इस तरह से जो है सॉफ्टवेयर इन उपयोगी सिद्ध होते हैं। और वहीं ये भी देखते हैं कि स्पीच टू टेक्स्ट की सुविधा भी रहती है। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है उसके ज़रिए हम ये रहता है कि वाक रूप में अपनी सामग्री को शामिल करते हैं, हम बोल लेते हैं, कंप्यूटर उसको अपने आप ही टाइप करके पाठ के रूप में शामिल कर लेता है। वहीं ये भी सुविधा उपलब्ध रहती है कि हम कंप्यूटर के ज़रिए ट्रांसलिटरेशन कर लें, लिप्यंतरण कर लें। लिप्यंतरण का अर्थ ये है कि एक भाषा की लिपि में लिखी हुई सामग्री को दूसरी लिपि में प्रस्तुत कर देना। उदाहरण के लिए रोमन लिपि में जो सामग्री लिखी हुई है उसे देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करना जो है लिप्यंतरण कहलाएगा। इन प्रयोगों के साथ हम ये भी देखते हैं कि अनुवाद भी संभव है कंप्यूटर जैसी सुविधा के जरिए। कंप्यूटर अनुवाद या मशीनी अनुवाद जिसे कहा जाए, ये सूचना प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है और यह तभी संभव हो पाया जब इसमें भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अधिक विकास किया गया है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कंप्यूटर का मिला जुला प्रयोग भी संभव है इन अनुप्रयोग कार्यक्रमों के संदर्भ में। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अनुवाद के दौरान ही जो है स्पीच टू टेक्स्ट वाली सामग्री सिस्टम को अगर अनुवाद से जोड़ दिया जाए तो सामग्री को सुनकर टाइप करना और टाइप सामग्री का अनुवाद कर देना, अर्थात दो सॉफ्टवेयरों का मिलकर व्यवहार में लाया जाना, यह भी सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा प्रौद्योगिकी की परिणति हमें नज़र आती है। हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो है बहुत अधिक संभावनाएं हैं और इसमें जो है और अधिक अगर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए जाएं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किए हों तो और अधिक विस्तार की स्थिति बनती है। भारत के प्रज्ञावान युवा मस्तिष्क और अनुभवी दिग्दर्शकों ने सूचना प्रौद्योगिकी के कंप्यूटर जैसे प्रमुख उपादानों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करके प्रौद्योगिकी को वास्तव में अपनी भाषाओं से जोड़ने का प्रशंसनीय कार्य किया है। आज इसी प्रशंसनीय कार्य के कारण ही हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर अनुवाद, रूपांतरण, डिक्टेशन, डबिंग, सबटाइटलिंग, वर्तनी संशोधन, व्याकरण जांच, दूर मुद्रण, भाषा शिक्षण, लेखा जोखा, कक्ष मुद्रण आदि जो भाषा प्रौद्योगिकी के विविध लक्ष्य हैं, इनमें सूचना प्रौद्योगिकी का सार्थक इस्तेमाल संभव हो रहा है अपनी अपनी भाषाओं के संदर्भ में। गर्व का विषय यह है कि इन क्षेत्रों में कंप्यूटर पर विविध भारतीय भाषाओं में और विशेष तौर पर हिंदी में अनुप्रयोग करना संभव हो गया है। उल्लेखनीय ये भी है कि इस संदर्भ में हिंदी भाषा की स्थिति सबसे अग्रणीय है। अगर हम और अधिक विस्तार से चर्चा करें तो ये देख सकते हैं कि हिंदी में जो है शब्द संसाधन और आंकड़ा संसाधन की भी सार्थक स्थिति बनी हुई है। अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर और फॉन्ट आदि विकसित हो चुके हैं। इसके अलावा कक्ष मुद्रण,
अर्थात डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग कार्य, कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज टीचिंग, टाइटलिंग सॉफ्टवेयर, पीसी बेस्ड टेलेक्स प्रणाली, मल्टीमीडिया, व्यापार लेखा सॉफ्टवेयर, बैंक ग्राहक सेवा संबंधी सॉफ्टवेयर, पाठ से वाक, हिंदी डिक्टेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर अनुवाद सॉफ्टवेयर आदि विकसित हो चुके हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इन आयामों में भाषा प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास का जो है काम चल रहा है। हम विशेष तौर पर अगर अनुवाद के संदर्भ में ही सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा प्रौद्योगिकी की बात करें तो आज अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए मंत्र राजभाषा, आंग्ल भारती और अनुभारती प्रौद्योगिकी, अनुसारक, अनुवादक, यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज, शिवा शक्ति जैसे सॉफ्टवेयर विकसित हो चुके हैं और निरंतर विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेट के जरिए ऑनलाइन अंग्रेजी से हिंदी में मशीनी अनुवाद भी संभव नज़र आता है। अब तो गूगल की तरफ से ट्रांसलेशन ऐप्स भी विकसित किए गए हैं जिसमें आप बोलकर या लिखकर जब आप संदेश दें तो वो ट्रांसलेशन जो है आपको उपलब्ध करा देता है। पर इसमें ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपनी भाषा के संदर्भ में ये अवश्य जांच लिया जाए कि क्या जो अनुदित पाठ उपलब्ध हो रहे हैं वह सार्थक हैं, उपयुक्त हैं अथवा नहीं। इसके साथ साथ जो है हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर यानी डोमेन स्पेसिफिक जो है विशेष क्षेत्र केंद्रित जो मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर भी विकसित किए जा रहे हैं। प्रशासन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और वित्त जैसे क्षेत्रों में भी विशेष सॉफ्टवेयर हमें बेहतर परिणाम देने वाले नज़र आ रहे हैं। वैसे भी अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ये स्वीकार किया जाता है कि पूरी तरह से स्वचालित मशीनी अनुवाद अर्थात फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन जो है संभव नहीं होता है, वो सार्थक सिद्ध नहीं हो पाती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए मनुष्य की सहभागिता की अपेक्षा रहती है। जब मनुष्य के साथ में सहभागिता हो तो इस तरह की मशीनी अनुवाद प्रणालियों को सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन या SAM कहा जाता है और ये बेहतर हमारे सामने परिणाम ला रही है। इसलिए आज मानव मशीन सहयोग के जरिए मशीनी अनुवाद पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और ये काफ़ी हद तक सफल भी सिद्ध हो रहा है। पर जब हम अनुवाद के संदर्भ में देखें, भाषा के संदर्भ में देखें तो हमें मानकीकरण की भी आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि भाषा प्रौद्योगिकी के सार्थक अनुप्रयोग के लिए आज मानकीकरण जरूरी है ताकि भाषा जो है तकनीकी अनुकूल यानी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन सके। इस संदर्भ में जहां कंप्यूटर प्रणाली का मानकीकरण करके उसे भाषा अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, वहीं हिंदी भाषा को भी तकनीक अनुकूल बनाना होगा। इसके लिए भाषा के जिन प्रमुख पक्षों का मानकीकरण अपेक्षित है वो है वर्तनी, वर्णमाला, वर्णक्रम, वर्णाकृति, वाक्य विन्यास, व्याकरण, शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली और उच्चारण। इन प्रमुख पक्षों पर ध्यान देकर उनका मानकीकरण जो है किया जाए तो बेहतर परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। हालांकि ये ठीक है कि भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि और वर्तनी के मानकीकरण की दिशा में काफ़ी प्रयास किए हैं और वो काफ़ी हद तक प्रौद्योगिकी समर्थ भी है। पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा भाषा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो है और अधिक मानकीकरण की आवश्यकता है। इस तरह हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा प्रौद्योगिकी अनुवाद से मिल जुड़कर अनुवाद के जरिए जो है विस्तार पाती जा रही है। अंत में हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध केवल सूचनाओं के प्रसारण मात्र से नहीं है। यह सूचना का उत्पादन, उसकी सूत्रबद्धता, उसे दर्ज करना, संग्रहण, उसे संसाधित कर प्रसारित करना तथा पुनर्प्राप्त करने से संबंधित आयामों की उपकरण आधारित प्रौद्योगिकी
ही सूचना प्रौद्योगिकी है और यह संचार से जुड़ी होने की वजह से इसे हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी कह देते हैं। इसमें रेडियो और टेलीविज़न रूपी इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी, माइक्रोवेव संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी और ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रौद्योगिकी के साथ दूरसंचार भी शामिल है। यही कारण है कि आईटी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी को आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी कह दिया जाता है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी केवल कंप्यूटर का पर्याय नहीं है, इसमें 3 पक्ष शामिल हैं: कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधाएं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकियां। इन रूपों ने मानव विकास के नए द्वार खोले हैं, किंतु केवल उत्पाद ही नहीं, सूचना का भी अपना महत्व है, क्योंकि सूचनाएं ही इस उद्योग का प्रमुख अंग है। जहाँ तक बात भाषा प्रौद्योगिकी की आती है, यह भाषा विज्ञान, कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि तथा वाक प्रौद्योगिकी का प्रतिफल हमारे सामने नज़र आता है और स्वयं में ये एक नया अनुशासन या विषय डिसिप्लिन बना हुआ है। इसने हिंदी सहित भारतीय भाषाओं और अनुवाद के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के कारण आज विभिन्न प्रकार के फॉन्ट और सॉफ्टवेयरों के माध्यम से हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर सफलतापूर्वक काम संभव हुआ है। वहीं विभिन्न प्रकार के अनुवाद सॉफ्टवेयरों के जरिए मशीनी अनुवाद के प्रयास अपेक्षाकृत सफल सिद्ध हो रहे हैं। इन्हें बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रणाली का मानकीकरण करके उसे भाषा अनुकूल बनाने के साथ साथ हिंदी भाषा को भी तकनीक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। वस्तुतः भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की गति को निरंतरता प्रदान करना होगा ताकि इसका सार्थक प्रयोग संभव हो, भारतीय भाषाओं का विकास हो, राष्ट्र की प्रगति हो और मानव मात्र का कल्याण हो सके। अब हम थोड़ा सा संक्षेप में ये भी दे दें आपको जानकारी कि हिंदी भाषा में सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक अगर जोड़ा जाए तो हमारे जीवन व्यवहार के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें सूचना प्रौद्योगिकी का सार्थक प्रयोग संभव हो पाता है। जैसे मनोरंजन का क्षेत्र है, इसमें रेडियो, टेलीविज़न, एनिमेशन, संगीत, आवाज़ प्रभाव, ध्वनि प्रभाव जिसे कहा जाए, या साउंड इफेक्ट्स, डबिंग और सबटाइटलिंग जैसी जो है स्थितियां बन सकती हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि कलात्मक अभिव्यक्तियों को भी इसके जरिए नई दिशा दी जा सकती है। जैसे साहित्य रूपी काव्य कला के अलावा अन्य कलाओं में, जैसे मूर्ति कला है, चित्रकला है या संगीत कला, इनमें लिखित भाषा के साधन के रूप में तो प्रयोग संभव नहीं, लेकिन सूचना और भाषा प्रौद्योगिकी ने भाषा के जरिए कलात्मक अभिव्यक्तियों को नई दिशा दे दी है और ये नई दिशा हमें मल्टीमीडिया के रूप में नज़र आती है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, साउंड वीडियो, फोटो एडिटिंग, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, वेब डिज़ाइनिंग, वर्चुअल रियलिटी, कंटेंट राइटिंग आदि विभिन्न तकनीकें शामिल हैं। मल्टीमीडिया के जानकारों की फैशन जगत, मनोरंजन जगत और इंटीरियर डेकोरेशन, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग आदि में बड़ी भारी मांग है। शिक्षा प्रदान करने का तो यह सशक्त साधन है ही, वहीं भाषा शिक्षण में भी उपयोगी रहता है। लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इसका सार्थक प्रयोग संभव हो पाता है। वाणिज्य व्यापार को भी बढ़ाने में हम देखते हैं कि सूचना और भाषा प्रौद्योगिकी सार्थक उपकरण के रूप में सिद्ध हो रही है और इसमें अनुवाद की निरंतर उपस्थिति बने रहना जो है हमारे लिए सार्थक और सही दिशा सूचक बन जाता है। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर हरीश कुमार सेठी का। और मित्रों, हम यही चाहेंगे कि इस व्याख्यान को आप दोबारा देखें, क्योंकि इस व्याख्यान को जल्दी ही आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन लेक्चर्स को देखते रहें और हमें लिखते रहें। हमारी ईमेल ID है info.cc@nic.in। और एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर हरीश कुमार सेठी का। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।